अब बात करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ से हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे और सारे के सारे हमारे एंड तक चलते रहेंगे। एंड तक का मतलब कि 1 to 10 तो आपकी ये चलना ही है, विद्युत क्षेत्र इससे रिलेटेड सब कुछ चलता ही रहेगा। लेकिन आखिरी जो चैप्टर है अपना, वहाँ तक भी इसके कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएंगे। तो यहाँ से हमें कई सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र है आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। एक आवेश, जैसे मैंने यहाँ रख दिया एक आवेश, तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। इस क्षेत्र में अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार, अब इस रेंज के अंदर, इसको मैं रेंज भी बोल सकता हूँ, परास बोल सकते हैं इसको, कि एक आवेश ने अपने चारों ओर एक रेंज बना ली, एक परास बना ली, एक क्षेत्र बना लिया, जिसमें कोई दूसरा आवेश, ये दूसरा आवेश, कोई सा भी एक आवेश रखना था मुझे, मैंने यहाँ Q0 एक आवेश रख दिया। ये अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित होगा इस आवेश के कारण। तो ये जो आवेश अब अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे, कि अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये तो पॉजिटिव है ही सही, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये इसको दूर धकेलेगा, तो ये दूर जाएगा। और अगर ये नेगेटिव रहा तो ये आकर्षित होगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है, जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। अन्य आवेश मतलब इसकी बात हो रही है, ये अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित होगा। अब विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक चुंबक की बात करें हम, तो जैसे ये चुंबक है। अब चुंबक का गुण ये होता है कि ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कितनी भी दूरी से उस वस्तु को आकर्षित कर लेगा। ये भी अपने चारों तरफ एक रेंज बनाता है, एक परास बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। उस परास में अगर वस्तु है तो ही आकर्षित होगी। अगर उस परास के बाहर, जैसे लोहे की वस्तु यहाँ रखी हुई है इस रेंज के बाहर, तो ये चुंबक इस लोहे की वस्तु को आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी रेंज यहाँ तक है, बस ये यहाँ तक की वस्तुओं को ही आकर्षित कर पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि एक आवेश की भी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, कि वो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, पर ऐसा नहीं कि कितनी भी दूरी पे रख दो बल लगाता रहेगा। उसकी जितनी रेंज है, जैसे इसकी रेंज यहाँ तक की है, इस रेंज के अंदर अगर आवेश रहा कहीं पे भी, तो जैसे आप कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप आवेश रख दोगे, तो ये आवेश उस आवेश पर या तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या फिर आकर्षण का बल लगाएगा। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर आवेश है, जैसे मैंने आवेश रख दिया यहाँ पर, अब ये जो आवेश मैंने यहाँ रखा है, ये इसकी रेंज से बाहर है, तो ये ना तो उस पर आकर्षण का बल लगा पाएगा, ना उस पर प्रतिकर्षण का बल लगा पाएगा। तो आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित होता है या फिर प्रतिकर्षित होता है, तो ये जो परास है, इस परास को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक के केस में इसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, कि इसने चारों ओर अपने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। तो अभी हम चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि हर आवेश की एक परास होती है, उस परास के अंदर ही वो अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ मैंने दो नाम लिए। एक तो मैंने यहाँ सेंटर पे कहीं पे भी एक आवेश रख दिया था, क्यों, प्लस भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसको बोलेंगे हम स्रोत आवेश। और एक आवेश जो हमने इसके क्षेत्र में, अब हमने ये आवेश रख दिया यहाँ पर और इसने अपना क्षेत्र बना लिया चारों तरफ। अब इस क्षेत्र में एक आवेश और जो हमने लाके रखा था Q0, इसको बोलेंगे हम परीक्षण आवेश। अब ये दो नाम समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट चलेंगे तब तक ये दो नाम भी चलते रहेंगे, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। इनका मीनिंग क्या होता है उसको क्लियर करते हैं हम। स्रोत आवेश वो होता है जिसको हमने एक जगह पे रख दिया और जिसने अपना विद्युत क्षेत्र बनाया। परीक्षण आवेश वो होता है जो उस विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है, मतलब उस विद्युत क्षेत्र में या तो आकर्षित होकर इधर आएगा या प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा, मतलब जो बल का अनुभव कर रहा है वो है परीक्षण आवेश, और जो उस पर बल लगा रहा है वो है स्रोत आवेश। इसने इस पर बल लगाया तो ये तो स्रोत आवेश हो गया, इसने बल का अनुभव किया या तो इसके आकर्षित होकर इसके पास आएगा या प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है वो तो परीक्षण है, और जो विद्युत जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बना है वो स्रोत है। फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है, क्योंकि ये भी एक आवेश है और ये भी आवेश है। हम कह रहे हैं कि इसने इस पे बल लगाया, तो बल तो इसने भी इस पे लगाया होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही देखा कि कूलॉम का जो नियम होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। अगर ये इस पे बल लगाएगा तो ये भी उस पे बल लगाएगा, और परिमाण में बिल्कुल बराबर बल लगाएगा। जितना बल इसने इस पे लगाया उतना बल इसने भी इस पे लगाया। ये तो गति कर गया, पर क्या ये गति करेगा या नहीं करेगा, तो उसको भी फिर एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण क्या, देखिए, जैसे अगर हम एक उदाहरण लें कि ये पृथ्वी है
और एक कोई वस्तु है स्मॉल m द्रव्यमान की, नॉर्मल कोई सी भी वस्तु ले सकते हैं, पेन हो गया, हम खुद को भी ले सकते हैं, तो कोई सी एक वस्तु है जो इससे कुछ दूरी पर है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर है। अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें, जैसे हमने 11 में भी करी थी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है आकर्षण का बल, पृथ्वी क्या करेगी, इस बल को, इस वस्तु को नीचे खींचेगी, इस पर नीचे बल लगाएगी। लेकिन इसमें भी 11th में ये बात बोली गई है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है या गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। इसका मतलब कि अगर पृथ्वी ने इस वस्तु को नीचे खींचा है, मान लेते हैं F बल से, तो उतने ही बल से इस वस्तु ने भी पृथ्वी को ऊपर खींचा है। दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत रहेंगे। पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है, ये वस्तु पृथ्वी को ऊपर खींच रही है। अब गति कौन करेगा, तो पृथ्वी तो गति करेगी नहीं, ये वस्तु ही नीचे आती है। हम नॉर्मल प्रैक्टिकली आराम से ये हर रोज देखते हैं कि कोई भी वस्तु को आप ऊंचाई से छोड़ो तो वही नीचे आएगी, पृथ्वी कभी ऊपर जाएगी नहीं, तो ये वस्तु आएगी नीचे। जबकि बल इसने भी इस पे लगाया और बल इसने भी इस पे लगाया, लेकिन वस्तु को नीचे आना पड़ा, पृथ्वी ऊपर नहीं गई। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ स्रोत कौन और परीक्षण कौन, क्योंकि बल तो दोनों ने बराबर ही लगाया, गति वस्तु को करनी पड़ी है, तो यहाँ पृथ्वी काम करेगी स्रोत का, और यहाँ ये वस्तु है परीक्षण, ये परीक्षण द्रव्यमान बोल सकता हूँ मैं इसको, और ये स्रोत द्रव्यमान बोल सकते हैं। सेम बात यहाँ पे करेंगे हम कि अब थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं कि स्रोत बोला किससे जाएगा। स्रोत उस आवेश को बोला जाएगा जो परिमाण में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये परिमाण में काफ़ी ज़्यादा है और ये परिमाण में बहुत कम है इसकी तुलना में। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी के द्रव्यमान की और इस वस्तु के द्रव्यमान की, तो वस्तु का द्रव्यमान तो पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी कम रहेगा, तो परीक्षण इसी को बोला जाएगा, स्रोत इसी को बोला जाएगा। सेम यहाँ पर कि ये परिमाण में बहुत ज़्यादा है, ये परिमाण में बहुत कम है। विद्युत क्षेत्र इसने बनाया है, विद्युत क्षेत्र ये भी बनाएगा, ऐसा नहीं। आवेश तो ये भी है, हमने परिभाषा ये दी है कि आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र तो ये भी बनाएगा, पर इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसलिए उसे नगण्य मान लिया जाएगा। दूसरा कि इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए, अगर प्रभावित कर देगा तो फिर मैं इसको परीक्षण आवेश नहीं बोल पाऊंगा। परीक्षण आवेश बोलने के लिए आवश्यक है कि जो परीक्षण आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, मतलब ये इस पे बल लगाएगा तो ये भी इस पे बल लगाएगा, लेकिन गति ये वाला ही करना चाहिए, गति ये वाला ना कर जाए। अगर गति ये भी कर जाएगा तो फिर इसको हम परीक्षण नहीं बोल पाएंगे। तो स्रोत आवेश को तो हम फिक्स एक जगह पे रख देते हैं, जिसने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लिया, और उस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा हमने जो अपनी प्रकृति के अनुसार या तो इसके पास आएगा या इससे दूर जाएगा। गति ये वाला ही करेगा, तो जिस गति करेगा उसी को हम परीक्षण आवेश बोलेंगे। परीक्षण आवेश का परिमाण इसकी तुलना में बहुत कम होना चाहिए। सेम जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि पृथ्वी स्रोत है और जो वस्तु है वो परीक्षण है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि जो स्रोत आवेश है वो परिमाण में बहुत ज्यादा रहेगा और ये इस पे बल लगाएगा और इसको गति करवाएगा, या तो इससे दूर या फिर पास। बल ये भी लगाएगा लेकिन ये परिमाण में बहुत ज्यादा है, जैसे पृथ्वी ऊपर नहीं गई थी ऐसे ये भी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये परिमाण में बहुत ज्यादा है। तो ये स्रोत और परीक्षण आवेश की हमने बात करी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बात करते हैं अब जैसे परीक्षण और स्रोत आपको क्लियर हो गया होगा कि स्रोत किसको बोलना, परीक्षण किसको बोलना है। अब मैं स्रोत आवेश रख दिया मैंने यहाँ पर, ये कैपिटल क्यू आवेश एक स्रोत आवेश है, इसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं यहाँ पर तीन अलग अलग लोकेशन पे, तीन अलग अलग जगह पे परीक्षण आवेश को रखता हूँ। पहले मैंने यहाँ रखा, फिर यहाँ से उठा के फिर मैंने यहाँ रख दिया, फिर यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तीनों ही स्थितियों में परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा इसके कारण वो बराबर लगेगा या अलग अलग लगेगा? तो इसका आंसर है कि यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ और कम लगेगा, और दूर रखूंगा और कम लगेगा। और अगर मैं यहाँ रख दूँ क्षेत्र के बाहर तो कोई बल लगेगा ही नहीं, क्षेत्र के बाहर आवेश बल का अनुभव नहीं करेगा, केवल क्षेत्र के अंदर ही करेगा। तो अगर मैं तीन अलग अलग लोकेशन पे रख दूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यहाँ ज़्यादा बल लगेगा, यहाँ कम बल लगेगा, यहाँ कम बल लगेगा। जितना दूर जाओगे आप आवेश से बल उतना कम लगता जाएगा। अब इसको भी हम मापन करेंगे, इसका भी, और इसको मापन करने के लिए हमने एक भौतिक राशि काम में ली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने इस जगह पे रखा इसको
Q0 आवेश को, और इस आवेश ने, कैपिटल Q आवेश ने, जो धन आवेश है ये भी धन आवेश है, तो इस आवेश ने इस आवेश पे बल लगाया और इसको प्रतिकर्षित करके अपने से दूर भेजा। तो इसने जो बल लगाया मान लिया वो F है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि Q0 आवेश पर लगने वाला बल है F, तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल होगा F अपॉन Q0। ये उसी तरीके से जैसे बचपन में आप सवाल करते थे कि 20 चॉकलेट का मूल्य 40 रुपये, तो एक चॉकलेट का मूल्य ज्ञात करो, तो 20 का है 40, तो एक का है तो वो अपॉन में चला जाता था, बटे में चला जाता था। सेम उसी तरह से इकाई शब्द को काम में लिया जाता है, इकाई एकांक इन शब्द को काम में लिया जाता है कि जिसके आगे एकांक शब्द लगता है वो बटे में चला जाता है। तो धन आवेश के आगे एकांक शब्द लगा हुआ है, तो ये जो Q0 है ये बटे में चला गया। तो Q0 आवेश पर बल लग रहा था F, तो एकांक धन आवेश पर बल लगेगा F अपॉन Q0। तो यहाँ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, E से दर्शाएंगे इसको, F अपॉन Q0। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F उस पर लगने वाला बल, Q0 आवेश, परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर आप बुक में भी देखोगे, आप नोट्स में भी मिलेगा, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसको गणित से लाएं कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि Q0 0 की ओर अग्रसर है। Q0 0 की ओर अगर अग्रसर रहेगा तो 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू 0 के आसपास की, जैसे यहाँ 0 है तो 0 की ओर अग्रसर होना, इधर से भी धनात्मक मानों से भी ऋणात्मक मानों से भी, तो 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब कि वो जो मान है वो 0 के आसपास का है, और 0 के आसपास के मान बहुत छोटे होते हैं। जैसे 0 के आसपास यहाँ 0 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.001, ये 0 के पास का एक मान हो गया। तो यहाँ कुल मिलाकर ये बताया गया है कि जो Q0 है उसका मान 0 के आसपास का है, और 0 के आसपास के मान 0 के लगभग बराबर ही होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, 0 के आसपास के मान बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो Q0 का मान है वो बहुत ज़्यादा अल्प है। अब इसको बोलने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर या नहीं है, तो इसकी बात करते हैं हम कि जैसे मैंने आपको अभी स्रोत और परीक्षण का बताया था कि परीक्षण आवेश का जो परिमाण है, जो उसकी मात्रा है, वो स्रोत की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये इसको प्रभावित कर जाएगा, और अगर ये इसको प्रभावित कर जाएगा तो फिर हम स्रोत और परीक्षण परिभाषित नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई उदाहरण मैं लेता हूँ जिसमें मैं 2 आवेश ले लेता हूँ Q1 और Q2, और इन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दोनों ही दूर भाग गए, ये भी दूर चला गया और ये भी दूर चला गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें स्रोत कौन परीक्षण कौन, तो फिर हम यहाँ परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि कौन स्रोत कौन परीक्षण, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं और दोनों ही गति कर रहे हैं। तो एक को रुकना जरूरी है, एक को चलना जरूरी है। जो रुक जाएगा वो स्रोत है, जो रुका रहेगा वो स्रोत है, जो चल जाएगा वो परीक्षण है। तो यहाँ पर इस सूत्र के अंदर इस लिमिट का महत्व क्या है, ये प्रश्न भी बनता है यहाँ पर कि इस सूत्र के अंदर इस लिमिट का क्या महत्व है। तो ये लिमिट ये दर्शा रही है कि जो परीक्षण आवेश है वो 0 की ओर अग्रसर है, अर्थात परिमाण में बहुत ज़्यादा कम है स्रोत आवेश की तुलना में। तो ये जो लिमिट है इसका महत्व यही है कि इसने ये दर्शाया है कि परीक्षण आवेश जो है वो परिमाण में बहुत ज़्यादा कम है और वो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया। इसको यहाँ मैंने दोनों जगह तीर का चिन्ह लगा लिया, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और यहाँ बल सदिश राशि है, Q0 अदिश राशि, तो मैंने उसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं लगाया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारों को कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। तो साफ साफ इनका डिफरेंस नजर आ रहा है। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है, या तो आकर्षित होता है या फिर प्रतिकर्षित होता है। तो ये तो बात हुई किसकी, विद्युत क्षेत्र की। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, और वो लगने वाला बल होगा एकांक धनावेश पर। हमेशा बात एकांक की जाती है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। तो एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल है, जबकि विद्युत क्षेत्र चारों तरफ का वो क्षेत्र है जहां पर अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। तो ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की हमने। तो जैसे भी हमने बात करी कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और अब अगर सदिश राशि है तो हमें दिशा बतानी पड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है बल की दिशा में। जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। अब वापस से हम उसी उदाहरण पे आ जाते हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्रोत आवेश रख दिया, इसने अपना विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब मुझे एक परीक्षण आवेश रखना है। अब मैं परीक्षण आवेश रखता हूँ यहाँ पे, ये परीक्षण आवेश रख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये आवेश मैंने लिया धनात्मक, स्रोत आवेश जो है वो धनात्मक लिया और ये भी धनात्मक है। अब परीक्षण तो ये है, ये स्रोत है, तो ये गति करेगा परीक्षण आवेश, या तो दूर जाएगा या पास आएगा अपनी प्रकृति के अनुसार। तो अभी तो ये प्लस पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यहाँ मैंने पॉजिटिव रखा है। स्रोत आवेश अभी पॉजिटिव है। हम देखना चाहते हैं कि धन आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ की तरफ रहेगा।
तो ये धनावेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित ही करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो ये इसको अपने से दूर भेजेगा, ये से बल लगाएगा। ये धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा तो अपने से दूर भेजेगा, दूर भेजेगा तो बल की दिशा बाहर की तरफ आई। अगर मैं आवेश को यहाँ रखता हूँ तो ये बल ऐसे लगेगा, दूर भेजा अपने से, प्रतिकर्षित किया। यहाँ रखता हूँ तो ये दूर भेजेगा ऐसे, यहाँ रखता हूँ तो ये बल लगाएगा ऐसे। कुल मिलाकर अगर आप एक धनावेश की बात करेंगे कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ की तरफ होता है, तो आप कहीं पे भी परीक्षण आवेश को रखिए वो बाहर की तरफ ही जाएगा, जैसे इसमें जा रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि वो प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो धनावेश का विद्युत क्षेत्र होता है, जो धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो होती है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। अब अगर बात करें कि स्रोत आवेश ऋणात्मक हो तो हम क्या करेंगे, तब स्रोत आवेश को ऋणात्मक ले लेते हैं। जैसे ये स्रोत आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर अब मैं एक परीक्षण आवेश रखूँगा Q0, यहाँ पे ये धनात्मक ही है, पर स्रोत आवेश हमने इस बार नेगेटिव ले लिया। तो अब ये ऋण आवेश इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये इस पर बल लगाएगा, इधर की तरफ आकर्षित करेगा तो ऐसे बल लगाएगा। आप अगर इस परीक्षण आवेश को यहाँ रखोगे तो ऋण आवेश धनावेश को आकर्षित ही करेगा, ये इधर बल लगाएगा। यहाँ रखोगे तो भी आकर्षित ही करेगा, इधर बल लगाएगा। यहाँ रखोगे तो भी आकर्षित ही करेगा, इधर बल लगाएगा। कुल मिला के आप पूरे विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को कहीं पर भी रख दीजिए, ये जो स्रोत आवेश है उसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र, अब जिधर बल है, जहाँ बल की दिशा है, जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस ऋण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो रहेगा अंदर की तरफ। तो ऋण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र रहेगा अंदर की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई हमने धनावेश और ऋणावेश के लिए। लेकिन इसमें एक खास बात है कि जो आवेश है वो अकेला है, मतलब स्रोत आवेश अकेला रखा हुआ है, सिंगल आवेश है, एकल आवेश है। तो एकल धनावेश हो तो उसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, एकल ऋण आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ रहेगा। जैसे इसको अगर मैं यहाँ एक धनावेश रख दूँ और आपसे कहूँ, आपसे पूछूं मैं कि अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी बाहर की तरफ, यहाँ बतानी है तो बाहर की तरफ, यहाँ बतानी है तो बाहर की तरफ, यहाँ बतानी है तो बाहर की तरफ, यहाँ बतानी है बाहर की तरफ, यहाँ बतानी बाहर की तरफ। धन आवेश का विद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ बाहर की तरफ रहेगा। और अगर यह आवेश ऋण आवेश रहा, यहाँ ऋण आवेश है, स्रोत आवेश है, तो ये ऋण आवेश है, तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो अंदर की तरफ, यहाँ 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 पूछे तो अंदर की तरफ। ठीक है, अब आपको कोई परीक्षण आवेश रखने की जरूरत नहीं है। परीक्षण आवेश के लिए हमने कॉन्सेप्चुअल यूज के लिए उपयोग में लिया यहाँ पर कि हमें बताना था कि बल किधर लगेगा। अब हमें पता है बल किधर लगेगा तो आपको परीक्षण आवेश रखने की जरूरत नहीं है। बस आप कहीं पे भी पूछ लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ आवेश रख दिया आपने तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। अब मैं यहाँ परीक्षण आवेश नहीं भी रखूँ और यहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो अंदर की तरफ, मतलब उसकी तरफ। अब बात आती है कि अगर दोनों ही आवेश उपस्थित हों, धन आवेश और ऋण आवेश, और दोनों ही स्रोत आवेश हैं, परीक्षण है ही नहीं कोई। जैसे इसको हम यूँ देखते हैं, जैसे एक पॉजिटिव प्लेट है, धनात्मक प्लेट, और एक ऋणात्मक प्लेट। तो ये धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट ये भी जितने परिमाण में है उतने परिमाण में ये भी है, मतलब दोनों परिमाण में बराबर है, मात्रा में बराबर है। तो अब स्रोत परीक्षण तो हम परिभाषित ही नहीं करेंगे, ये भी स्रोत ये भी स्रोत। अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगा। तो अब मैं यहाँ एक परीक्षण आवेश को छोड़ देता हूँ बीच में, ये Q0 को मैंने छोड़ दिया। अब ये Q0 पे बल जिधर लगेगा उधर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने का तरीका ये, जिधर बल लगे परीक्षण आवेश पर वही विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मैंने परीक्षण आवेश छोड़ दिया, धन आवेश है, तो ये धनावेश इस धनावेश को तो प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश धनावेश को आकर्षित करेगा, तो ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा उधर की तरफ, और वो इसको आकर्षित करेगा इधर की तरफ। कुल मिला के ये जाएगा इधर की तरफ। तो इस पे जो बल लगा वो इधर लगा, तो जिधर इस पे बल लगे वही विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी प्लस से माइनस। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर प्लस और माइनस, मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों ही अगर रखे हुए हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल ली हमने, और काफ़ी काम में आएगी, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट चैप्टर तक ये चलेगा, और लास्ट चैप्टर तक हम विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते रहेंगे कि विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण बाहर की तरफ होगा, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ होगा, और अगर धनावेश ऋणावेश दोनों ही हैं तो विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगा। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा बात करी। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। आवेश की गति, इससे पहले हमारे पास जो अभी एक सूत्र आया था E बराबर F/Q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहाँ आप लिमिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। वो तो हमने वहाँ मेन टॉपिक ही वही पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने पूरे नियम से बताया था सब कुछ। अब मैंने जैसे नॉर्मली बिना लिमिट के फॉर्मूला काम में ले लिया, और हमें पता भी है कि Q0 आवेश का परीक्षण आवेश का जो परिमाण है वो बहुत कम होना चाहिए, वो हमें पता है। तो अब यहाँ से अगर मैं F का सूत्र बनाऊँ तो F का सूत्र बनेगा Q0E।
Q0 को मैंने वहाँ भेज दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो हमें सूत्र मिला था उससे मैंने एक सूत्र बनाया बल का। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, कारण कि F का एक सूत्र हमारे पास पहले भी आया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F के दो सूत्र हो गए। अब कन्फ्यूजन ये होता है आपको कि कहाँ कौन सा सूत्र काम में लेना, हमें कैसे पता चले। तो दोनों सूत्र का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो बल था ये था दो आवेशों के मध्य बल, दो आवेशों के मध्य बल। और ये जो सूत्र है ये है विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल। देखिए दोनों में अंतर है, यह है विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल और यह है दो आवेशों के मध्य बल। अगर मैं आपसे कहूँ कहीं भी दो आवेश रखूँ और आपसे बल पूछूँ तो आपको ये सूत्र काम में लेना है। और अगर आपको मैं यूँ बोलूँ कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है तो आपको ये सूत्र बताना है। और दोनों सूत्र आपको याद भी रखने होंगे क्योंकि ये बहुत काम में आते रहेंगे अपने पास। तो यह है विद्युत क्षेत्र के कारण बल और यह है दो आवेशों के मध्य बल। अब यहाँ पर फिर प्रश्न आया कि क्या विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, तो हम विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखकर देख लेते हैं और ये भी पता करते हैं कि अगर धनावेश रखेंगे तो बल कहाँ लगेगा और ऋणावेश रखेंगे तो बल कहाँ लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव प्लेट बना दी, मैं विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, स्रोत आवेश है। ये एक नेगेटिव प्लेट बना दी, दोनों परिमाण में बराबर है तो दोनों ही स्रोत आवेश है। विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ की तरफ बनेगा, तो अभी हमने देखा था कि धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी यहाँ धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो इस प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो +2 माइनस है। अब मैं यहाँ पर परीक्षण आवेश छोड़ता हूँ Q0 और परीक्षण आवेश में दोनों तरह के लेके देखूंगा। अभी तक हमने परीक्षण आवेश पॉजिटिव ही लिया, नेगेटिव एक बार भी नहीं लिया है। अब हम नेगेटिव परीक्षण आवेश भी लेंगे, ऋणात्मक परीक्षण आवेश भी लेंगे और धनात्मक भी लेंगे। अब ये धनात्मक परीक्षण आवेश मैंने यहाँ पर इस एरिया के अंदर छोड़ दिया और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की तरफ। तो पहला प्रश्न तो हमारा ये उठता है क्या विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि सूत्र भी है कि F बराबर Q0E, ये विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र है। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है। तो देखिए प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस प्लस को आकर्षित करेगा। तो ये इससे तो प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा और इससे आकर्षित होकर इधर की तरफ आएगा। तो कुल मिलाकर ये इधर गति करेगा। तो क्या विद्युत क्षेत्र ने धन आवेश पर बल लगाया, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ लगाया है। और किधर की तरफ लगाया, क्षेत्र की दिशा में लगाया है या क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगाया। तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, धन आवेश पर जो बल लगा है ये परीक्षण आवेश है, ध्यान रखना ये स्रोत आवेश है दोनों, ये परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है क्षेत्र की दिशा में। तो धन आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। कितना लगता है, तो उसका सूत्र भी है हमारे पास, F बराबर Q0E। बात करते हैं ऋणावेश की, तो मैं यहाँ एक ऋणावेश रख देता हूँ, ये भी परीक्षण आवेश है। हम परीक्षण आवेश को ही गति, स्रोत आवेश तो स्थिर हो जाता है, गति कौन करता है, तो गति तो परीक्षण आवेश करता है। तो जब भी देखिए स्रोत आवेश परीक्षण आवेश में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो स्थिर है, जो रुका हुआ है वो तो स्रोत आवेश है और जो उस क्षेत्र में, उसके विद्युत क्षेत्र में जो गति कर रहा है वो परीक्षण आवेश है। अब मैंने यहाँ एक आवेश रख दिया, गति ये दोनों प्लेटें तो करेगी नहीं, यही गति करेगा, तो ये परीक्षण हो गया, ये परीक्षण आवेश हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि ऋण आवेश भी क्या विद्युत क्षेत्र में गति करता है या केवल धन आवेश ही करता है। तो धन आवेश का तो हमने देख लिया कि धन आवेश तो क्षेत्र की दिशा में गति करता है, क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगता है, उसका सूत्र भी है हमारे पास। अब ऋण आवेश भी रख दिया हमने कि ऋण आवेश पर भी देख लेते हैं बल लगता है या नहीं लगता है। तो ये माइनस इस माइनस को प्रतिकर्षित करके दूर धकेलेगा अपने से और प्लस माइनस को आकर्षित करके अपनी पास खींचेगा। तो कुल मिलाकर इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। तो ऋण आवेश पर बल लगा या नहीं लगा, तो उसका आंसर है कि ऋण आवेश पर भी बल लगा है। किधर की तरफ लगा, क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र तो इधर था प्लस से माइनस और बल लगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ऋण आवेश पर भी बल लगता है और क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। कितना बल लगता है, तो बल का सूत्र तो वही रहेगा Q0E। यहाँ माइनस लेना है या नहीं लेना है वो बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ जैसे मैंने धन आवेश पर जो बल लगा उसके लिए भी Q0 लिया, ऋण आवेश पर जो बल लगा उसके लिए भी Q0 लिया है। यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं लिखा उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पर ही विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। धन आवेश पर लगता है क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के दिशा में, और ऋण आवेश पर बल लगता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। स्टार्टिंग के 10 चैप्टर में तो हमारे जो आएंगे काम में, और उसके बाद सेकंड पार्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी ये कुछ चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो वापस हम एक बार शॉर्ट में बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की। धनावेश, एकल धनावेश मतलब अकेला धनावेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ रहेगा, अकेला ऋण आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ रहेगा। धनावेश ऋण आवेश दोनों ही हैं
तो विद्युत क्षेत्र रहेगा प्लस से माइनस की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। क्या उस धनावेश में आवेश पर बल लगता है, सॉरी क्या उस विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पे बल भी लगता है, उसका सूत्र भी है हमारे पास F बराबर Q0E। धनावेश पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल लगता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो हमने यहाँ चेक किया है। ठीक है, तो ये धनावेश और ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र के अंदर। कितना बल लगता है हमने उसकी भी बात की है यहाँ पर। ठीक है, अब टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र भी चाहिए, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। यहाँ पर ये इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर एक आवेश रख दिया मैंने यहाँ पर कैपिटल Q। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि मैंने रख दिया है एक आवेश कैपिटल Q, तो ये कौन सा आवेश है, स्रोत आवेश है या बिंदु आवेश है? तो जाहिर सी बात है स्रोत आवेश, क्योंकि मैंने इसको रख दिया ये अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा चारों तरफ। कई सारे ऐसे भी याद रखते हैं कि कैपिटल Q स्रोत आवेश है, स्मॉल q परीक्षण आवेश है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल Q ही स्रोत आवेश है। कई जगह हम स्मॉल q भी लिखेंगे, उसको स्रोत आवेश भी बोलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो रखा हुआ है या वो गति कर रहा है क्षेत्र में। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ये अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा। इससे r दूरी पर एक और आवेश रख दिया मैंने Q0, ये परीक्षण आवेश हो गया। और इसके विद्युत क्षेत्र में ये आवेश रखा हुआ है, तो ये बल का अनुभव करेगा, तो ये आवेश इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा। ये इस पे जो बल लगाएगा कैपिटल Q आवेश Q0 पे जो बल लगाएगा वो कहाँ की तरफ लगाएगा, तो ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा इस दिशा में। ये आवेश इसको अपने से दूर भेजेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा इस दिशा में। ये आवेश भी इस पे बल लगाएगा, पर इसका बल इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा गति करवाने के लिए। ये उसी तरह से बात हो गई कि उस वस्तु ने पृथ्वी को ऊपर खींचा था तो पृथ्वी ऊपर नहीं आई थी, बल जरूर लगाया था पर पृथ्वी ऊपर नहीं आई थी। सेम यहाँ पर कि इसने इस पर बल लगाया पर ये कहीं गति नहीं करेगा, क्योंकि परिमाण में ज़्यादा है, स्रोत आवेश है, ये परिमाण में कम है, परीक्षण आवेश है। और स्रोत आवेश ने परीक्षण आवेश पर क्षेत्र में बल लगा दिया ऐसे ऊपर की तरफ। अब ये जो r की दिशा है इसी को मैं आर केप बोल देता हूँ ताकि हम सदिश रूप में देख लें सूत्र डायरेक्ट। तो इस दिशा को मैंने नाम दे दिया आर केप। अब कैपिटल Q आवेश के कारण Q0 पे जो बल लगेगा, कैपिटल Q आवेश के कारण स्मॉल Q0 पर बल, देखिए इसके कारण इस पर बल, तो दो आवेशों के बीच में बल की बात कर रहा हूं मैं। एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, तो दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो सूत्र कौन सा लगाएं हम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या F इक्वल्स टू Q0E। तो इस पूरी लाइन में आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा जहां मैंने लिखा हो विद्युत क्षेत्र के कारण बल। यहाँ लिखा है इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो सूत्र है, दो आवेशों के मध्य बल का जो सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में इसको उपयोग में लूँगा। उनमें से दो आवेश में से एक आवेश तो कैपिटल Q है, एक आवेश स्मॉल Q0 है, उनके बीच की दूरी R है। आप अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास F की दिशा है, F R केप की दिशा में, तो यहाँ पर मैं सदिश रूप लिख दिया मैंने ये R केप। R केप क्यों लिखा, क्योंकि F और R केप एक ही दिशा में, तो मैंने R केप लिख दिया यहाँ पर। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, हमारा टॉपिक ही वही है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास सूत्र है E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 F सदिश अपॉन Q0, और F सदिश का सूत्र है हमारे पास ये रहा। तो लिमिट Q0 टेंस टू 0, लिमिट आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिख सकते, दोनों सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। और F का मान है K Q0 अपॉन R स्क्वायर R केप अपॉन Q0। तो ये E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0, ये सब कैसे लिख दिया, ये F का मान रख दिया मैंने और ये Q0 का मान रख दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारे पास सूत्र आएगा वो आएगा E सदिश बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R केप। अब लिमिट हटा दी मैंने, क्यों लिमिट हटा दी, क्योंकि जिसकी लिमिट थी Q0 की वो तो कट ही गया, तो जिसकी लिमिट थी वही कट गया, तो अब कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सूत्र आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E सदिश बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R केप। थोड़ा सा यहाँ पर ये कि कोई अगर कहे आपसे कि स्रोत आवेश तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, ये मैंने नेगेटिव ले लिया। अब अगर नेगेटिव होता तो क्या चेंज आता, तो उस स्थिति में क्या होता कि ये माइनस इसको आकर्षित करता तो बल लगता इधर, बल यहाँ नहीं लगता फिर, तो फिर यहाँ पर क्या चेंज आता, फिर मैं यहाँ पर माइनस R केप लिखता, ये माइनस फिर मैं इसे बाहर निकाल देता यहाँ पर, तो माइनस Q0 अपॉन R स्क्वायर R केप। तो ये माइनस यहाँ पे भी चलता और ये माइनस यहाँ पे भी आता, तो ये ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर R केप। ठीक है, उसके बाद अगर हम अदिश रूप में सूत्र लिखें, अदिश रूप में मैं अगर सूत्र लिखता हूँ E का, क्योंकि हमारे अदिश रूप में सूत्र ज़्यादा हम काम में लेंगे, तो KQ बाई R स्क्वायर
दिशा नहीं लिखनी है आपको, ना तो आर केप लिखना ना माइनस आर केप, कुछ भी नहीं लिखना। तो ये अदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया KQ/R²। जैसे मैंने आपको बोला था कि सूत्र बढ़ते जाते हैं और एक कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है, क्योंकि एक ही भौतिक राशि के अलग अलग कई सारे सूत्र आते जाते हैं। अब जैसे E का एक सूत्र अभी आ गया, एक सूत्र हमारे पास पहले आया था F/Q0। फिर यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फिर हमें ये जानना होता है कि हम कब कौन सा सूत्र काम में लेता है। आप दोनों सूत्रों को ध्यान से देखो, दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। इसमें जो आवेश है वो परीक्षण आवेश है, और इसमें जो आवेश है वो स्रोत आवेश है। देखिए कैपिटल Q चल रहा है, कैपिटल Q मैंने स्रोत आवेश को बोला था। तो इस सूत्र के अंदर कैपिटल Q स्रोत आवेश है और इसमें जो स्मॉल q0 है वो परीक्षण आवेश है। तो आपको जैसे न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल में आपको समझना पड़ेगा कि जो आवेश आपको दिया हुआ है वो स्रोत आवेश है या परीक्षण आवेश है। और काफ़ी टाइम से मैं आपको यही बताता जा रहा हूँ कि स्रोत और परीक्षण को हम पहचाने कैसे। स्रोत वो जिसको आपने रख दिया है, जिसने विद्युत क्षेत्र बनाया है, जिसने बल लगाया है, वो तो स्रोत आवेश। और परीक्षण कौन सा, जो उस विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, जिसमें बल लग रहा है, जो परिमाण में कम है। तो आप पहचानोगे प्रश्न पढ़ के कि स्रोत आवेश के बारे में दिया हुआ है प्रश्न में या परीक्षण आवेश के बारे में। उससे आधार पे आप या तो ये सूत्र काम में लोगे आप, या फिर ये सूत्र काम में लोगे। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी दो सूत्र आ गए हमारे पास। ये मैंने अदिश रूप में लिखा है, और अदिश रूप में मैं यहाँ दिशा नहीं लिखी मैंने, और हम ज़्यादातर यही वाला काम में लेंगे। ये वाला तो ठीक है, हमने डेरिवेशन के हिसाब से सदिश रूप में डेरिवेशन कर दिया। सदिश रूप में डेरिवेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो और ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, इस वजह से हमने सदिश रूप में डेरिवेशन कर दिया। बाकी सूत्र तो हम अदिश रूप में ही ज़्यादातर काम में लेंगे, तो इसलिए मैंने KQ/R² लिख दिया। वापस प्लस माइनस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि कब आपको माइनस यूज़ करना है और कब आपको माइनस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट या तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा उसका, या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, पर मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊँगा कि कब आपको माइनस यूज़ करना है, कब आपको माइनस यूज़ नहीं करना है। तो ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।